मान लो तुम्हें ये अजीब दिखने वाले एलियंस बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेलारिस गेम ऑफ नेशनल फॉर्च्यून पृथ्वी पर उतर चुका था। जिंदा रहने के लिए हर देश के प्लेयर अलग अलग एलियन रेस चुन रहे थे और ह्यूमन रेस को चुनना शर्म की बात माना जा रहा था। लेकिन मैं अकेला था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने बिना हिचकिचाए प्योर ब्लूडेड ह्यूमन बनना चुना। जब मैंने अपने एरिया में एक बदसूरत एलियन को खुद को इंसान कहते देखा तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने तुरंत आदेश जारी किया, सभी एलियंस का सफाया करो और इस एरिया को ह्यूमन फेडरेशन में बदल दो। उसी समय एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मेरा गोल्डन फिंगर फोर्थ स्क्वाड सिस्टम जाग गया। मैंने तुरंत खुद को एक नेचुरल डिजास्टर में बदल दिया। विनाशकारी युद्ध शिप्स के साथ मैं सभी प्लैनेट्स पर टूट पड़ा। सभ्यताओं को कुचलना, उन्हें गुलाम बनाना, डिटरेंस पॉइंट्स कमाना और उन्हें स्टेलारिस टेक्नोलॉजी से बदलना। जब बाकी देश अभी भी एलियन बनने पर खुश हो रहे थे, मेरी सेना पहले ही आसमान को ढक चुकी थी। स्टेलर सैनिक हर तरफ कत्लेआम कर रहे थे, यहाँ तक कि एस्फेरिक सायोनिक इंजन भी पूरा हो चुका था। इसी दौरान चीन के ड्रैगन कंट्री में स्टेलारिस गेम ऑफ नेशनल फॉर्च्यून ने जियांग सिटी को चुना। 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को प्लैनेटरी लॉर्ड बनने का मौका मिला और उन्हें स्टेलारिस युद्ध भूमि में भेजा जाना था। जियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के अवेकनिंग प्लाजा में किसी ने बीगल सिम्बायोटिक सिविलाइजेशन जगाई, किसी ने ए ग्रेड स्लाइम रेस हासिल की। एलियन रेस अपनी जबरदस्त जीवित रहने की क्षमता के कारण अब सबसे बेहतरीन विकल्प बन चुकी थी। ड्रैगन कंट्री पहले इंसानों पर भरोसा करती थी, लेकिन लगातार हार झेलती रही। दूसरे देशों को एलियंस के सहारे उभरते देखकर लोगों का विश्वास टूट चुका था। अब शुद्ध इंसान चुनना मौत को बुलाने जैसा माना जाता था। उसी समय स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के रूप में मेरे मंच पर आते ही चारों तरफ चीखें गूंज उठी। फैंगर्ल्स उम्मीद कर रही थीं कि मैं कोई ताकतवर और क्रेस चुनूं, लेकिन एक ट्रांसमाइग्रेटर और अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते मुझे एलियंस की यह पूजा बेहद नफरत भरी लगती थी। जैसे ही मैं अवेकनिंग करने वाला था, एक नीली रोशनी चमकी। सी ग्रेड सभ्यता का चिन्ह देकर लोग निराश हो गए, लेकिन इंसानियत बचाने और किसी एलियन रेस को चुनने के बीच मैंने बिना झिझक इंसानों को चुना। सी ग्रेड यूनाइटेड नेशंस ऑफ अर्थ ह्यूमन रेस लॉक्ड। मेरे इस फैसले पर चारों तरफ मजाक उड़ाया गया। जापान के खिलाड़ी की रेडिएशन कॉकरोच सिविलाइजेशन की तुलना मुझसे की जाने लगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, फोर्थ स्क्वाड सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो चुका है। मैं तुरंत समझ गया कि मेरे हाथ में स्टेलारिस की सबसे खतरनाक ताकत आ चुकी है, एक ऐसी शक्ति जो किसी नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं थी। तभी उससे भी बड़ा झटका लगा। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सु वानचिंग मंच पर आई। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। वह ड्रैगन कंट्री के इतिहास की पहली एस ग्रेड सभ्यता अवेकनर बन चुकी थी। पूरा देश खुशी से झूम उठा। दूसरे देश जलने लगे, लेकिन सु वानचिंग का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह किसी भयानक विनाश से बचकर लौटी हो, क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। अपने पिछले जीवन की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसने कभी अपनी फ्लीट के साथ ह्यूमन फेडरेशन पर हमला किया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से एक पूरे ग्रह को डिस्ट्रॉय होते देखा था। एक विशालकाय हाथी जैसी शक्ति की मौजूदगी में उसकी पूरी फ्लीट पल भर में मिट गई थी, और वह विशाल शक्ति और वे युद्धपोत सब लिन महोंग यानी मुझसे जुड़े थे। भीड़ में खड़े मुझे देखते हुए सु वानचिंग ने मन ही मन फैसला किया, इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। गैलेक्सी का शासक बनने से पहले मुझे इस इंसान का साथ हर हाल में पाना होगा। सबकी निगाहों के सामने सु वानचिंग ने भी बिना हिचकिचाए शुद्ध मानव सभ्यता चुनी, एस ग्रेड मानव सभ्यता। यह घोषणा पूरी ब्लू स्टार में सनसनी बन गई। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया ड्रैगन कंट्री में हुई। हर तरफ लोग चिल्लाने लगे, इंसानों को चुनना खुदकुशी है, रैंडम एलियन रेस कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये देखकर मेरी आंखों में सिर्फ प्रशंसा थी, क्योंकि इंसानों को चुनना मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ थी। सकुरा और गोरो जैसे देश जो पहले से जल रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे। ड्रैगन कंट्री सच में बेवकूफ है, इतना बड़ा मौका भी गंवा दिया। लेकिन सु वानचिंग ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि 10 मिनट बाद सभी खिलाड़ियों को स्टेलारिस युद्ध भूमि में भेज दिया जाएगा। वह गैलेक्सी इतनी विशाल थी कि किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। इसलिए उसने तय किया, अभी मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ना जरूरी है। सबके सामने वह धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वह पंजों के बल उठी और अचानक मेरे होठों पर हल्का सा किस कर दिया। पूरा लाइव प्रसारण हिल गया। स्क्रीन पर हैरानी और जलन से भरे कमेंट्स छा गए। लिन महोंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सु वानचिंग ने हिम्मत जुटाकर इजहार किया। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, चाहे मुझे अरबों स्टार सिस्टम पार करने पड़े, मैं अपनी सारी फ्लीट तुम्हें ढूंढने भेज दूंगी। उसके इस बयान ने पूरी दुनिया में फिर से हलचल मचा दी। चीन के लोग
उसे पागल प्रेमिका कहकर गालियां देने लगे। दूसरे देश मजाक उड़ाने लगे कि चीन इस बार जरूर हार जाएगा। तभी आसमान से दो सफेद रोशनियां नीचे उतरी। टेलीपोर्टेशन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, मैं अपने हर युद्ध पोत पर तुम्हारा नाम लिखूंगी। सु वांचिंग मुझे गहराई से देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे डर था कि पिछले जन्म की वही त्रासदी दोबारा न दोहराई जाए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है। सफेद रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई। अगले ही पल हम दोनों की आकृतियां अवेकनिंग प्लाजा से गायब हो गईं और पृथ्वी पर चल रही बहसें तारों के बीच होने वाले युद्ध की बस शुरुआत थी। जब सफेद रोशनी खत्म हुई, मैंने आंखें खोली और खुद को एक अजीब तरह से सजाए गए अध्ययन कक्ष में पाया। दीवारों पर एलियंस की तस्वीरें टंगी हुई थीं। बुक शेल्फ डाइवर्सिटी को अपनाओ जैसी प्रो एलियन किताबों से भरी थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, यह इंपीरियल फेडरेशन की राजधानी है। स्टेलारिस गेम के नियमों के अनुसार अब तुम इंपीरियल फेडरेशन के नए लीडर हो। इसके बाद और जानकारी सामने आई। ग्रह पृथ्वी, सभ्यता स्तर एयरप्लेन सिविलाइजेशन, जनसंख्या 8 अरब, वर्तमान विचारधारा प्रो एलियन और समतावादी। ये सुनकर मुझे घृणा महसूस हुई और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंपीरियल फेडरेशन एकजुट नहीं था। कैबिनेट पर पूरी तरह प्रो एलियन गुट का कब्जा था। मैंने अपनी घृणा दबाई और तुरंत फोर्थ स्कॉर्ज सिस्टम का अध्ययन शुरू किया। सिस्टम ने मुझे पहला स्कॉर्ज असेंशन पाथ चुनने को कहा। मैंने बिना सोचे स्टारबॉर्न स्कॉर्ज चुन लिया। इसके साथ ही मैनेज टेम्पलेट अनलॉक हो गया। सिस्टम ने बताया कि कृषि सभ्यताओं को नष्ट करके मैं मैनेज पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं, जिन्हें नई तकनीकों में बदला जा सकता है। पहली बार चयन करने पर मुझे सीधे 1000 मैनेज पॉइंट्स मिले। ये बिल्कुल उसी गेम जैसा था जो मैंने पिछले जन्म में खेला था और यही सबसे तेज विकास का तरीका था। मैंने तुरंत स्कॉर्ज मॉल खोला। LV1 मॉल में मौजूद तकनीकों और वस्तुओं को देखते ही मैंने 400 मैनेज पॉइंट्स खर्च कर दी। मैंने खरीदा सुपरमैन सीरम, फिलोसोफर किंग, ओनारा काइनेटिक हैंडगन स्कॉर्ज एडिक्ट। सुपरमैन सीरम ने तुरंत मेरे शरीर को इंसानी सीमा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब मैं आसानी से उन एलियन हाइब्रिड्स को कुचल सकता था जिनकी ताकत सामान्य इंसानों से सिर्फ 3 गुना ज्यादा थी। फिलोसोफर किंग ओनरा ने मेरी आवाज में ऐसा दबाव और प्रभाव भर दिया कि मेरे शब्द लोगों के दिमाग पर असर डालने लगे। अब सब तैयार था। मैं एक पुनर्जन्म लिया हुआ शुद्ध ह्यूमन इस सड़ी हुई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। मैंने तुरंत पूरी ह्यूमन फेडरेशन की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और उसे पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित करने का आदेश दिया। यह नए लीडर के रूप में मेरा पहला सार्वजनिक भाषण था, लेकिन गोल मेज के चारों तरफ बैठे एलियन अधिकारियों को देखकर मेरे अंदर सिर्फ घृणा थी। उनमें ग्रैंड मार्शल आर्ट्स जो सेना नियंत्रित करता था एक बदसूरत बंदर जैसे एलियन था। मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी विल एक पारदर्शी हाइब्रिड एलियन था। विदेश सचिव एलेना हालांकि प्योर ह्यूमन थी, लेकिन प्रो एलियन विचारधारा का सपोर्ट करती थी। सबसे पहले विल ने तिरस्कार भरे स्वर में बात शुरू की। उसने कहा कि वह नई हाइब्रिड नस्लें बनाने में व्यस्त है, इसीलिए मुझे जल्दी मुद्दे पर आना चाहिए। उधर दुनिया भर के दर्शक मेरे लाइव स्ट्रीम में जमा होने लगे। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। तभी ग्रैंड मार्शल आर्ट्स अचानक बोला, क्यों ना नए इंसानों में से तुम्हारे लिए कोई जोड़ीदार चुन लिया जाए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो, मैंने अभी मीटिंग शुरू करने की घोषणा भी नहीं की। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? आर्ट्स सन्न रह गया। उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। क्या तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कैमरे की तरफ मुड़कर पूछा, इंसान क्या होता है? विल ने उपहास से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, यहाँ मौजूद हर कोई इंसान है। मैं अचानक हंस पड़ा। फिर मैंने जोर से डांटते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ बेहद बदसूरत और बेहद घिनौने एलियन हो। एलेना ने तुरंत अर्थ फेडरेशन का संविधान निकाल लिया और कहा कि मेरे शब्द समानता के अधिकार के खिलाफ है। विल भी गुस्से में चिल्लाया कि मैंने संयुक्त राष्ट्र की भावना का अपमान किया है। आर्थस मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे शुद्ध रक्त कट्टरपंथियों का अंत हमेशा दुखद होता है। दर्शकों की हंसी और भी तेज हो गई। एलियन अधिकारी भी एक एक करके खड़े हो गए। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और बाकी सबने मुझे पद से हटाने की मांग शुरू कर दी। वे मुझे पागल घोषित कर रहे थे जो पृथ्वी महासंघ को बर्बाद कर देगा। लेकिन इतने आरोपों के बीच भी मैं शांत बैठा रहा। मैंने सबको अपनी भड़ास निकालने दी। फिर मैं धीरे से बोला, ये एलियन, ये हाइब्रिड कुत्ते की नस्लें इनकी बहन की यहाँ बकचोदी कर रहे हैं, इंसानों के साथ बराबरी की बात करने लायक भी नहीं है। इनका तथाकथित योगदान सिर्फ इस दुनिया को और गंदा बना रहा है। इसके बाद मैंने कैमरे की तरफ देखा और कैटाक्लिज्म रिलीज सक्रिय कर दिया। एक अदृश्य मानसिक शक्ति मेरी आवाज के साथ फैल गई। मैंने उन सभी प्योर ह्यूमन को संबोधित किया जिन्हें सालों से दबाया गया था। मैंने उनके भीतर छिपी घृणा को जगाया और साफ शब्दों में कहा, इंसानों और एलियंस का एक साथ जीवित रहना संभव नहीं है। अब मानवता को दोबारा परिभाषित किया जाएगा। मेरे शब्द बिजली की तरह गूंजे। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर मौजूद प्योर ह्यूमन पूरी तरह हिल चुके थे। गलियारे के सैनिक, चुपचाप जी रहे वॉरियर और वे आम लोग जिन्हें मजबूरी में एलियंस के साथ मिलकर रहना पड़ा, उन सबकी आंखों में पहली बार उम्मीद की आग जल उठी। उनके दिलों में सालों से कैद भावनाओं को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ब्लू
ब्लू स्टार पर भी ड्रैगन नेशन के कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सोच पूरी तरह विकृत नहीं हुई थी। वे पहली बार खुलकर मेरे समर्थन में बोलने लगे, लेकिन आर्थस ने मेरे भाषण को बकवास बताते हुए ठहाका लगाया। तुम्हारे पास न सेना है न सत्ता, तुम बस अर्थ फेडरेशन के एक जोकर हो, और वो प्योर ह्यूमन, उन्हें तो बहुत पहले ही पालतू बना दिया गया है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और ऊपर से घूरते हुए बोला, इम्पीचमेंट में सहयोग करो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी कट्टरपंथियों का हुआ था। लेकिन मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। मैंने शांत स्वर में कहा, जानते हो मैं सबसे अच्छा क्या करता हूँ? कट्टरपंथियों का सफाया। बात खत्म होने से पहले ही मैंने अपने सीने के पास हाथ डाला और एक काइनेटिक पिस्टल बाहर निकाली। बिना एक पल गंवाए मैंने निशाना साधा। धड़ाम! हाई वेलोसिटी गोली ने आर्ट्स का सिर चीर दिया। अर्थ फेडरेशन की पूरी सेना को नियंत्रित करने वाला ग्रैंड मार्शल उसी जगह ढेर हो गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरा तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम कांप उठा। पूरा कमरा खामोश हो गया। एलियन अधिकारी डर से कांपने लगे। विल को होश आया तो वह चीख पड़ा। गार्ड्स, पूरी तरह हथियारों से लैस एलियन सैनिक अंदर घुसा। वे गोलीबारी शुरू करने ही वाले थे, लेकिन मैंने उनकी आंखों में डर देख लिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, तो ये कमीने भी डरते हैं, और जो डरता है वो मर भी सकता है। फिर मैंने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की, आज से यूनाइटेड नेशंस ऑफ अर्थ का नाम बदलकर ह्यूमन फेडरेशन रखा जाता है, और लीडर होने के नाते मैं एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी करता हूँ। सभी प्योर ह्यूमन, जो भी हथियार हाथ लगे उठा लो, और हर इन बदसूरत एलियन को मार डालो जो तुम्हें दिखाई दे। मानवता के लिए, ह्यूमन फेडरेशन के लिए। साथियों, युद्ध शुरू हो चुका है। अब ये एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। हम इंसानियत के भविष्य के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें सितारों का समंदर जलाना पड़े या पूरी गैलेक्सी को राख बनाना पड़े। उस दिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ अर्थ के शुद्ध इंसानों के भीतर उनके पूर्वजों का गौरव जाग उठा। उनके खून और दिल दोनों विद्रोह के लिए पुकार रहे थे। पूर्वी एशिया यूनाइटेड जोन की फैक्ट्रियों में, जहां इंसानों को एलियन सुपरवाइजर्स के नीचे जबरन काम कराया जाता था, 15 साल से मजदूरी कर रहे एक बूढ़े इंजीनियर ने अचानक एक रिंच उठाया और निरीक्षण कर रहे कीट जैसे एलियन के सिर पर दे मारा। वह दहाड़ा। मैं ये बहुत पहले से करना चाहता था। अगले ही पल बाकी प्योर ह्यूमन मजदूरों ने भी जो मिला वही हथियार बना लिया। हर तरफ विद्रोह भड़क उठा। उधर नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड जोन की बैरकों में हाशिए पर पड़े शुद्ध इंसान सैनिकों ने भी अपनी बंदूकें एलियन अफसरों की तरफ घुमा दी। धड़ धड़ धड़, चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। हर गर्जना बदले की आग से भरी थी। पूरी पृथ्वी अचानक विद्रोह की लपटों में घिर गई। ब्लू स्टार के बाकी देशों के लाइव स्ट्रीम में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सिर्फ दंगे भड़काना जानता है। कुर्सी पर बैठा रणनीतिकार। शुद्ध इंसान एलियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ लोग हंसते हुए कह रहे थे कि मैं जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम में मारा जाऊंगा। लेकिन ड्रैगन कंट्री के लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नेटिजन्स लगातार मुझे बधाइयां दे रहे थे। कम से कम किसी ने सच बोलने की हिम्मत तो की, किसी ने खड़े होकर मुकाबला तो किया। जो लोग पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे वे भी चुप हो गए, क्योंकि अंदर से वे भी एलियंस से नफरत करते थे। बस हकीकत ने उनके हौसले कुचल दिए थे, और मैंने वही किया था जो वे कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी विल चीख रहा था। बाकी संक्रमित सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया। हाइब्रिड बनने के बाद उनकी ताकत सामान्य इंसानों से दोगुनी थी। ऊपर से कई उच्च अधिकारी भी उनकी मदद कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि मैं अचानक हमले में मारा जाऊंगा, लेकिन मेरा शरीर भूत की तरह हिल रहा था। मैं हर गोली सटीक हेडशॉट में बदल रहा था। शिक्षा मंत्री समेत कई उच्च अधिकारी एक एक करके गिरते चले गए। विल के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन आखिरकार वह भी मौत से नहीं बच सका। विदेश सचिव एलेना घुटनों पर गिर गई। वह दया की भीख मांगने लगी, लेकिन मैंने उसे भी बिना भावना के गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी एलियंस का साथ दिया था। इसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में घुसे सभी एलियन सैनिक 30 सेकंड से भी कम समय में मारे जा चुके थे। मैं बर्फ जैसे शांत चेहरे के साथ कमरे के बीचों बीच खड़ा था। इस दृश्य ने पूरे ब्लू स्टार के लाइव स्ट्रीम को हिला दिया। हर कोई मेरी गति, मेरी पिस्टल की ताकत और मेरी असली शक्ति देखकर स्तब्ध था। अब सबको समझ आने लगा था कि सु वांचिंग ने मुझे क्यों चुना था। उधर ड्रैगन कंट्री के एक कॉन्फ्रेंस रूम में अधिकारी मेरी फाइल देखकर हैरान थे। अनाथ, औसत अंक, कोई खास बैकग्राउंड नहीं, लेकिन मेरी शारीरिक क्षमता और हथियार तकनीक पूरी दुनिया के वर्तमान स्तर से कहीं आगे थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पावर आखिर आई कहां से। स्टेलारिस ब्रह्मांड में यह युद्ध पूरे 1 साल तक चला। यह युद्ध बेहद क्रूर था। एलियन ताकतवर थे, लेकिन मूर्ख भी। एकजुट शुद्ध इंसानों के सामने वे धीरे धीरे टूटने लगे। मैं खुद सबसे आगे लड़ाई लड़ रहा था। महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर कब्जा करता जा रहा था। अब मैं एक झंडा बन चुका था, जिसके लिए हर प्योर ह्यूमन जान देने को तैयार था। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ। हमने शुरुआत 8 अरब लोगों से की थी। अब केवल 2 अरब शुद्ध इंसान बचे थे। 6 अरब साथी शहीद हो चुके थे। 4 अरब एलियंस राख में बदल चुके थे, और मैं ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी के विशाल चौक में खड़ा जीत की घोषणा कर रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पृथ्वी के हर देश के लाइव स्ट्रीम पर फिर सवाल उठने लगे। तुमने खुद अपनी नसें काट दी। 2 अरब लोग विकास के लिए बहुत कम है। तुम्हारे पास दूरदृष्टि नहीं है। लेकिन इस बार चीनी नेटिजन्स पूरी ताकत से मेरे समर्थन में उतर आए। लेकिन ह्यूमन फेडरेशन के अंदर भी विरोध की आवाजें उठने लगी। कुछ बचे
बचे हुए प्योर ह्यूमन युद्ध को याद करके सोचने लगे कि मेरे तरीके बहुत ज्यादा कट्टर थे। 6 अरब साथियों की कुर्बानी बहुत भारी कीमत थी। तभी खुद को तर्कवादी मध्यपंथी कहने वाले लोग भी सामने आने लगे। वे मुझ पर आरोप लगाने लगे, तुम एक योग्य लीडर नहीं हो, तुम सिर्फ आदर्शवाद समझते हो, हकीकत नहीं। लेकिन इन सारे आरोपों के जवाब में मैंने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मैंने ह्यूमन फेडरेशन के सभी नागरिकों के लिए एक गुप्त प्रश्नावली जारी की। उसमें सिर्फ एक सवाल था, क्या हम युद्ध अपराधी हैं? और केवल 2 विकल्प थे, हाँ या नहीं। अपनी शुद्ध मानव पहचान और युद्ध में योगदान के भरोसे बहुत से लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी लिखी। किसी ने युद्ध को बहुत क्रूर बताया, किसी ने अपने मरे हुए परिवार वालों का दुख जताया। कई लोगों को लगा कि मैं उन्हें कभी सजा नहीं दूंगा। नफरत और शिकायतों से भरी यह प्रश्नावली जल्दी ही पूरी हो गई। परिणाम देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। सिर्फ 2 लाख लोग ही मुझे युद्ध अपराधी कह रहे थे। बाकी 1 अरब 99 करोड़ 80 लाख लोग मेरे खिलाफ नहीं थे। पृथ्वी के बाकी देशों के लाइव स्ट्रीम तुरंत सवाल उठाने लगे, ये सर्वे नकली है, लोग सच बोलने से डर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल मेरा फैसला सुनकर सभी दर्शक हिल गए। मैंने आदेश दिया, सूची लॉक करो, सभी को गिरफ्तार करो, उन्हें पकड़कर जबरन मजदूरी वाले दंड शिविरों में भेज दिया जाए। युद्ध से लौटी सेना की कार्यक्षमता डरावनी थी। सिर्फ 3 घंटे के भीतर उन 2 लाख लोगों को पकड़ लिया गया। जो विरोध कर रहे थे उन्हें मौके पर ही खत्म कर दिया गया। वे चिल्ला रहे थे, हमें अपनी बात खुलकर कहने की आजादी चाहिए, लेकिन इस बार प्योर ह्यूमन होने का दर्जा भी उन्हें नहीं बचा सका। पूरा अभियान बेहद साफ और तेज था। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट पड़ा। दुनिया भर के लोग मुझे जाल बिछाने वाला तानाशाह कहने लगे। ब्रिटिश दर्शकों ने उल्टा कहा, ये बहुत नरम दिल है, इसे और कठोर होना चाहिए। इसके बाद मैं ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और लाइव प्रसारण शुरू किया। मैंने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अब हमारी कतारें पूरी तरह साफ और भरोसेमंद हो चुकी हैं। वे तथाकथित युद्ध अपराधी बस प्रायश्चित करने वाले सदस्य बन चुके हैं। मेरे शब्द सुनकर कई लोग डगमगाने लगे। धीरे धीरे वे मेरी सोच को स्वीकार करने लगे। फिर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने एक दस्तावेज उठाया और घोषणा की, नई ह्यूमन फेडरेशन संविधान अब आधिकारिक रूप से लागू होता है। ह्यूमन फेडरेशन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान सभी कानूनों की अंतिम सीमा होगा। जो भी ह्यूमन फेडरेशन के हितों के खिलाफ जाएगा उसे सबसे कठोर सजा दी जाएगी, और जो भी ताकत ह्यूमन फेडरेशन को बांटने की कोशिश करेगी उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ह्यूमन फेडरेशन के हित सबसे ऊपर हैं। ह्यूमन फेडरेशन की महिमा कभी मिटाई नहीं जाएगी। फिर मैंने दाहिना हाथ उठाकर गंभीर शपथ ली, मैं इस जीवन का हर क्षण ह्यूमन फेडरेशन की रक्षा में लगा दूंगा। मानव जाति की अंतिम चिंगारी को बचाने के लिए प्रशांत महासागर की गहराइयों से लेकर गैलेक्सी के अंतिम किनारे तक मैं आज शपथ लेता हूँ, मृत्यु तक ये संकल्प नहीं टूटेगा। 2 अरब इंसानों की गर्जना ने आसमान हिला दिया। पृथ्वी के दर्शक भी मेरे जोश से प्रभावित होने लगे। कुछ लोगों ने मजाक में कहा, सुवानचिंग की सभ्यता भी ह्यूमन फेडरेशन कहलाती है। लगता है दोनों आखिरकार एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने मंच के नीचे खड़ी भीड़ को देखा, उनका खून उबल रहा था। मेरी आवाज और जोशीली हो गई, साथियों, लंबे युद्ध और अनगिनत बलिदानों के बाद ह्यूमन फेडरेशन ने एक चरण की जीत हासिल की है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मुझे पता है तुम सब किस बात से डर रहे हो। यह ग्रह युद्ध से बर्बाद हो चुका है। उत्पादन फिर से शुरू करने में बहुत समय लगेगा। हमारे घर को दोबारा बनाने में अनगिनत त्याग करने पड़ेंगे। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि अब हमें बहुत कष्ट झेलने होंगे। भीड़ में बहुत से लोगों ने सिर झुका लिया। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। पूरी पृथ्वी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग खत्म हो चुका था। फैक्ट्रियां, खेत, शहर सब खंडहर बन चुके थे। अब सिर्फ 2 अरब इंसानों को इन्हीं खंडहरों पर नई सभ्यता बनानी थी। लेकिन तभी मैंने ऐसी बात कही जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जो खंडहर तुम्हारे सामने हैं उन्हें मत देखो, अपने सिर उठाओ और हमारे ऊपर फैले तारों भरे आसमान को देखो। पृथ्वी के बाहर पूरी गैलेक्सी हमारा इंतजार कर रही है। अनगिनत ग्रह, अनगिनत संसाधन, अनगिनत संभावनाएं। आज वे दूर लगते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ सिर्फ 1 साल के भीतर हम अपनी ग्रह धरती से बाहर निकल जाएंगे। मेरे शब्दों ने फिर से पूरे ब्लू स्टार के लाइव स्ट्रीम को हिला दिया। दुनिया भर के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक सीटियर सभ्यता 1 साल में अंतरिक्ष यात्रा करेगी, नामुमकिन। यहाँ तक कि ड्रैगन कंट्री के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे पता था हमें पृथ्वी को पूरी तरह दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरी गैलेक्सी सबसे बड़ा संसाधन भंडार थी। 1 साल बाद हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट से खनन करेंगे, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, तारकीय व्यापार शुरू करेंगे, और आखिर में मैंने दोनों हाथ फैलाकर पूरी मानवता से चिल्लाकर कहा, पृथ्वी सिर्फ शुरुआत है, हमारी मंजिल सितारों का समंदर। एक दिन ह्यूमन फेडरेशन का झंडा पूरी गैलेक्सी में लहराएगा। 2 अरब इंसानों की गर्जना एक महाप्रवाह में बदल गई। युद्ध का दर्द, खंडहर और निराशा, उस पल सब पीछे छूट गया। अब हर इंसान की आंखों में सितारों के लिए एक अनंत लालसा जल उठी थी। भाषण खत्म होने के बाद मैं वापस अपने कार्यालय में लौटा। दरवाजा बंद करते ही मैंने तुरंत 4th स्क्वाड सिस्टम खोल दिया। स्क्रीन पर लिखा था, वर्तमान माइक्रो डिटरेंस पॉइंट्स 5000,
600। इसके नीचे एक उपलब्धि चमक रही थी, एक पूरे ग्रह का शुद्धिकरण पूरा। इनाम 5000 माइक्रो डिटरेंस पॉइंट्स। साथ ही स्कॉर्ज लेवल और स्टोर दोनों लेवल 2 में अपग्रेड हो गए थे। यहाँ तक कि लेवल 1 की सभी वस्तुएं अब 50% डिस्काउंट पर थी। मेरी आंखों में हल्की चमक उभरी। मैंने तुरंत 3 ब्लूप्रिंट खरीदे। रिसर्च शिप, कॉर्वेट कंस्ट्रक्शन शिप, हर एक की कीमत 500 पॉइंट थी। अब मेरे पास 4100 डिटरेंस पॉइंट्स बचे थे। तीनों ब्लूप्रिंट की जानकारी सीधे मेरे दिमाग में भर गई। रिसर्च शिप, अज्ञात स्टार सिस्टम खोजने और अनोखी घटनाओं को स्कैन करने के लिए। यही किसी सभ्यता के सितारों तक पहुंचने का पहला कदम था। कॉर्वेट, सबसे बुनियादी युद्धपोत। हालांकि इसकी मार्क क्षमता और रक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी कम लागत और तेज निर्माण। और कंस्ट्रक्शन शिप, खनन स्टेशन और रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए जरूरी जहाज। यह स्टेलारिस की सबसे मूल 3 चीजों की शुरुआत थी। अगर हमारी सभ्यता सिर्फ सी लेवल न होती तो ये सब शुरुआत से ही उपलब्ध होते। जैसे सु वानछिंग की एस लेवल सभ्यता, बहुत संभव था कि उसके पास शुरुआत से ही स्टारबेस और बाकी सुविधाएं हों। जहां तक जीन टेम्पलेट का सवाल था, मैंने फिलहाल उसे नहीं खरीदा, क्योंकि वर्तमान ह्यूमन फेडरेशन पूरी तरह खंडहर बन चुका था। पूरे राष्ट्र के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए अब भी हालात नहीं थे। फिर मेरी नजर नए रिफ्रेश हुए प्रोडक्ट्स पर गई। ब्लू जेयर एमिटर ब्लूप्रिंट, 500 पॉइंट्स। ये रेड जेयर कैनन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार था। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैविक जीवों को नीली या बैंगनी रोशनी की तरह दिखाई देती थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। लगभग हर स्टेलरिस खिलाड़ी शुरुआत में रेड लेजर कैनन इस्तेमाल करता था, और शुरुआती तकनीकी स्तर इतना कमजोर होता था कि ब्लू जेयर कैनन तक पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाते। लेकिन अब मैं सीधे रेड जेयर स्टेज को पार कर सकता था। इसके बाद मैंने 2 और अपग्रेड खरीदे। रिसर्च स्पीड प्लस 20% शिप बिल्ड स्पीड प्लस 20%, दोनों की कीमत 1000 से 1000 पॉइंट्स थी। ये दोनों सबसे जरूरी चीजें थी। रिसर्च स्पीड 20% बढ़ने का मतलब हर तकनीक का विकास समय 5वें हिस्से तक कम हो जाएगा। और शिप बिल्ड स्पीड 20% बढ़ने का मतलब उसी समय में ज्यादा युद्धपोत तैयार होंगे। समय सब कुछ था। जैसे ही एक्सचेंज सफल हुआ, मेरे 2500 डिटरेंस पॉइंट्स खर्च हो गए। अब केवल 1600 पॉइंट्स बचे थे। तभी मुझे अचानक एक नया फीचर दिखाई दिया। स्कॉर्ज स्टोर में अब डिटरेंस पॉइंट्स के बदले संसाधन खरीदे जा सकते थे। 1 पॉइंट बराबर 100 यूनिट एलॉय, 1 पॉइंट बराबर 200 एनर्जी क्रेडिट, 1 पॉइंट बराबर 300 मिनरल्स, 1 पॉइंट बराबर 500 फूड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संसाधन सभ्यता के भीतर अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए प्रकट हो जाते थे। मेरी आंखें चमक उठी। ये फीचर बेहद खतरनाक था, क्योंकि स्टेलारिस का असली केंद्र था संसाधन, एलॉय, जहाज और इमारतें बनाने के लिए, यानी युद्ध और विकास की जीवन रेखा। एनर्जी क्रेडिट, पूरी अर्थव्यवस्था की मुद्रा। मेंटेनेंस, व्यापार, नीतियां, सब कुछ इन्हीं पर चलता था। मिनरल्स, सबसे मूल संसाधन जिन्हें एलॉय और उपभोक्ता वस्तुओं में बदला जा सकता था। और फूड, जनसंख्या वृद्धि का आधार। सबसे खास बात यह थी कि सिस्टम संसाधनों को अचानक हवा में पैदा नहीं करेगा। शायद कोई वैज्ञानिक अचानक नई स्मेल्टिंग तकनीक खोज ले, या कोई खोजी टीम नई खदान ढूंढ निकाले। इस तरह सब कुछ स्वाभाविक लगेगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया की लाइव स्ट्रीम भी इसे संदिग्ध नहीं मानेगी। मैंने कुछ देर सोचा और फैसला कर लिया। सबसे पहली प्राथमिकता एलॉय, क्योंकि जहाज बनाने के लिए भारी मात्रा में एलॉय चाहिए था, और एलॉय बनाने के लिए जरूरी थी उन्नत स्मेल्टिंग तकनीक। लेकिन सी लेवल सभ्यता की धातु गलाने की तकनीक बेहद पिछड़ी हुई थी। उसकी कार्यक्षमता दयनीय थी। लेकिन सिस्टम से एलॉय खरीदने पर वह संबंधित धातुकर्म तकनीक भी देगा, और वही सबसे मूल्यवान चीज थी। एक बार उन्नत स्मेल्टिंग तकनीक मिल जाए तो आगे एलॉय उत्पादन कई गुना तेज हो जाएगा। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। अधिकांश दर्शक लाइव स्ट्रीम छोड़कर सो चुके थे। आखिर कोई 24 घंटे लगातार लाइव स्ट्रीम नहीं देख सकता था। नेशनल डेस्टिनी गेम की लाइव स्ट्रीम हर पल प्रसारित नहीं होती थी। सिस्टम केवल महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाता था। खाना पीना, बाथरूम जाना, दैनिक छोटी मोटी बातें, ये सब अपने आप छिपा दिए जाते थे। यहाँ तक कि निजी और गोपनीय जानकारी भी लाइव स्ट्रीम सिस्टम अपने आप ब्लॉक कर देता था। स्टेलारिस में एक दिन असल दुनिया के 1 साल के बराबर था। अगली सुबह एक नेटिजन जिसने पूरी रात लाइव स्ट्रीम देखी थी, अचानक बिस्तर से उछल पड़ा। हे भगवान, जल्दी देखो, लिन महोंग की लाइव स्ट्रीम। उसने सिर्फ 1 साल में साइंस शिप बना ली। ये खबर पूरे इंटरनेट पर विस्फोट की तरह फैल गई। और ठीक उसी समय जब पूरी मानवता पहली स्टारशिप की उड़ान पर जश्न मना रही थी, मैंने अचानक घोषणा कर दी कि इस पहली उड़ान में मैं स्वयं जहाज पर सवार रहूंगा। जैसे ही मेरे ये शब्द बाहर आए, पूरा स्थान एकदम शांत हो गया। मुख्य वैज्ञानिक
और सभी उच्च अधिकारी तुरंत मुझे रोकने लगे। उनका कहना था कि साइंस शिप की वास्तविक अंतरिक्ष यात्रा में अनगिनत अज्ञात खतरे छिपे हो सकते हैं और एक लीडर होने के नाते मुझे किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने बिना हिचक साफ शब्दों में मना कर दिया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं नेता हूं तो मुझे सबसे आगे खड़ा होना होगा। मुझे खुद उदाहरण बनना होगा ताकि मानवता विश्वास कर सके कि इंसान अपने ग्रह से बाहर निकल सकते हैं। कमांड सेंटर में काउंटडाउन खत्म हुआ। अगले ही पल पायनियर के इंजन चमकदार नीली रोशनी के साथ फट पड़े और उसी क्षण फोर्थ स्कॉर्ज ने आधिकारिक तौर पर स्टेलारिस की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। पायनियर एक चांदी की चमकती लकीर बन गया। वह आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा, वायुमंडल को पार किया और फिर अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। मैं पोर्थोल के सामने खड़ा विशाल तारों भरे आकाश को देख रहा था। पीछे पृथ्वी का गहरा नीला रंग अब भी शांत दिखाई दे रहा था, जबकि सामने केवल अंतहीन अंधकार और अनगिनत सितारे थे। अपने पिछले जीवन में मैं केवल स्क्रीन के पीछे बैठकर आकाश गंगा को निहारा करता था, लेकिन अब यह सब सच था। यही असली शुरुआत थी। मेरा दिल उत्साह से भर उठा। तभी जहाज की प्रणाली की आवाज गूंजी। सभी लीडर सिस्टम सामान्य हैं। पायनियर की पहली उड़ान पूर्ण रूप से सफल रही। कम्युनिकेटर के अंदर ग्राउंड कंट्रोल की उत्साहित आवाज सुनाई दी। उत्साह के कारण उनकी आवाज तक कांप रही थी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया और पूरी दुनिया के सामने घोषणा की, ह्यूमन फेडरेशन अब आधिकारिक रूप से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। उस पल पूरी पृथ्वी मानो उबल पड़ी। लोगों की जयकारें इतनी जोरदार थीं मानो अंतरिक्ष तक गूंज रही हों। हर देश की लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। नेटिजन्स पूरी तरह स्तब्ध थे। सिर्फ 6 महीनों में मैंने मानवता को एक साधारण सी ग्रेड सभ्यता से उठाकर अंतरिक्ष यात्रा करने योग्य बना दिया था, जबकि बाकी देश अब भी जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। और लोग इससे भी ज्यादा उत्साहित थे कि जल्द ही मेरी मुलाकात सु वानछिंग की एस ग्रेड सभ्यता से होने वाली है। उन्हें लग रहा था कि इससे ड्रैगन कंट्री पूरी तरह उभर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चेरी ब्लॉसम कंट्री, स्टिक कंट्री और लाइट हाउस कंट्री की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह खामोश थी। कुछ लोग अविश्वास में थे, कुछ लगातार चीख रहे थे कि मैंने चीटिंग की है, लेकिन कोई भी सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। मैंने पायनियर को पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगवाया और फिर सुरक्षित रूप से न्यूपोर्ट पर उतार दिया। जैसे ही हैच खुला, जयकारों की सुनामी मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैंने लाउडस्पीकर उठाया और पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। यह सिर्फ शुरुआत है। हम और रिसर्च शिप बनाएंगे, नए सितारों की खोज करेंगे, नई दुनिया बसाएंगे और अपने घर की रक्षा करेंगे। इंजीनियरिंग शिप संसाधनों का खनन करेंगे। ह्यूमन फेडरेशन की क्षेत्रीय लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। उसी समय सिस्टम ने नई उपलब्धि की सूचना दी। क्योंकि मैंने पहली बार स्वयं जहाज उड़ाकर होम स्टार से बाहर कदम रखा था, मुझे 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स प्राप्त हुए। लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में एक और इच्छा छिपी हुई थी, पूरी आकाश गंगा को बचाने की इच्छा। अगले 6 महीनों में विभिन्न बोनस और विशाल संसाधन सहायता के कारण ह्यूमन फेडरेशन के शिपयार्ड पूरी क्षमता से काम करने लगे। साइंस वेसल और अनगिनत इंजीनियरिंग शिप लगातार तैयार की जाने लगी। साथ ही तकनीकी प्रगति अविश्वसनीय गति से होने लगी। ब्लू स्टार के दर्शक यह देखकर दंग रह गए। पहला साइंस वेसल पायनियर अपनी पहली उड़ान के केवल 4 दिन बाद ही नए स्टार सिस्टम की खोज पर निकल पड़ा। 6 महीने बाद उसने एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना वापस भेजी। लीडर को रिपोर्ट, हमने आंसू के आकार वाला एक खनिज ग्रह खोज लिया है। इसके मिनरल रिजर्व पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। मैंने तुरंत उसका नाम रखा मिनरल प्लैनेट नंबर 1, क्योंकि भविष्य में और भी कई खनिज ग्रह मिलने वाले थे। मेरी दूरदृष्टि देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी पायनियर ने उस ग्रह पर बुद्धिमान जीवन के संकेत खोज लिए। मैंने तुरंत उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित करने का आदेश दिया। ब्लू स्टार के विभिन्न देशों में भारी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग पिछले सभ्यताओं की दर्दनाक मुठभेड़ों को याद कर रहे थे। कुछ लोग मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि मैं इस बार बुरी तरह टकरा जाऊं। जैसे जैसे कैमरा झूम इन हुआ, उन बुद्धिमान प्राणियों का असली चेहरा सामने आया। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनका पूरा शरीर टूटी हुई चट्टानों से ढका हुआ था। वे बेहद बदसूरत थे। उन्हें देखते ही पूरा ह्यूमन फेडरेशन गुस्से से भर उठा। ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम तुरंत फट पड़ी। हर तरफ चर्चा होने लगी। हे भगवान, क्या ये कोरिया के मशहूर खिलाड़ी डेन की रॉकमैन जाति नहीं है? हालांकि उसने अभी तक युद्धपोत नहीं बनाए, लेकिन रॉकमैन जमीनी युद्ध में बेहद खतरनाक होते हैं। उनकी ताकत राक्षसी है और उनकी रिकवरी स्पीड अविश्वसनीय। साधारण गोलियों से हुआ नुकसान कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। वे जन्मजात युद्ध मशीन है। कोरियाई लाइव स्ट्रीम तो खुशी से झूम उठी। हर कोई घमंड से हंस रहा था। ग्नोम कंट्री वापसी करना चाहता है? नामुमकिन। जमीनी युद्ध सेना पर निर्भर करता है। कमजोर इंसान हमारे रॉकमैन को कभी नहीं हरा सकते। तुम सिर्फ पीछे हटे जाओगे। यहाँ तक कि ग्नोम कंट्री की लाइव स्ट्रीम में भी कई लोग चिंतित हो उठे। इनकी हड्डियां बहुत कठोर हैं। अगर ग्राउंड वॉर हुआ तो भारी नुकसान होगा। 2 अरब इंसान इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते। तभी नए ग्रैंड मार्शल का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने आया।
उसने गंभीर स्वर में रिपोर्ट दी। लीडर, अनुमानित 5 अरब रॉकमैन। तकनीक पिछड़ी हुई है, लेकिन शारीरिक क्षमता अत्यंत शक्तिशाली है। उनकी रिकवरी क्षमता भी बेहद तेज है। अगर जमीनी युद्ध हुआ तो हमारे नुकसान बहुत भारी होंगे। मैं सुझाव देता हूँ कि हम 3 से 6 महीने तक विशेष ग्राउंड फोर्स तैयार करें। स्टेलारिस विश्व ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी। मैंने पूरे कैबिनेट मीटिंग का वैश्विक प्रसारण शुरू कर दिया। मेरा उद्देश्य था पूरी मानवता की भावना को एक करना। मैं सम्मेलन कक्ष के बीचों बीच खड़ा हो गया। मेरी आवाज स्थिर और शक्तिशाली थी। साथियों, हमने कुआंग स्टार पर बदसूरत एलियंस खोज लिए हैं। हताश मत होइए। इस विशाल आकाश गंगा में कहीं न कहीं और भी मानव सभ्यताएं मौजूद होंगी। वे शायद अत्याचार और गुलामी के नीचे दबाई गई हों और हमारी प्रतीक्षा कर रही हों कि हम उन्हें मुक्त कराएं। यह पूरी आकाश गंगा अंदर तक सड़ चुकी है। हमें इसे साफ करना होगा। अपने मानव भाइयों की रक्षा करनी होगी और ह्यूमन फेडरेशन का ध्वज पूरी आकाश गंगा में फहराना होगा। मेरे शब्द खत्म होते ही मैंने ऊंची आवाज में घोषणा की, कुआंग स्टार एक प्यूरिफिकेशन अभियान अब ऑफिशियली शुरू किया जाता है। पूरी मानव जाति जोश से उबल उठी। अनगिनत लोगों ने युद्ध में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से नाम लिखवाया। कैबिनेट के सदस्य भी एक दूसरे का समर्थन करने लगे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। मेरी आवाज गंभीर और दृढ़ थी। इस बार सिर्फ कैजुअलिटीज कम करना काफी नहीं होगा। मुझे 0 कैजुअलिटीज चाहिए। एक भी इंसान नहीं मरना चाहिए। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत शांत हो गया। ग्रैंड मार्शल हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लीडर, यह लगभग असंभव है। कुआंग स्टार पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजनी ही पड़ेगी और युद्ध का मतलब हमेशा खून खराबा होता है। बाकी सदस्य भी मुझे समझाने लगे। उनके अनुसार मेरी डिमांड असंभव थी। ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम में भी हलचल मच गई। कोरिया के दर्शक मेरा मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि मैं सपने देख रहा हूँ। कृषि राष्ट्रों के लोग भी मानते थे कि बिना किसी कैजुअलिटीज के युद्ध जीतना असंभव है। जब हर कोई मुझ पर सवाल उठा रहा था, तब मैंने धीरे से कहा, किसने कहा कि मैं जमीनी सेना भेजने वाला हूँ? ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। ग्रैंड मार्शल ने तुरंत हैरानी से पूछा। जब उसे पता चला कि मैं केवल कॉर्वेट वॉरशिप्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो वह तुरंत मुझे रोकने लगा। उसने सीधे कहा, कॉर्वेट्स की फायर पावर भले ही मजबूत हो, लेकिन 5 बिलियन रॉकमैन को खत्म करने में भारी एनर्जी खर्च होगी। लॉजिस्टिक्स प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। ऊपर से रॉकमैन में रीजनरेशन एबिलिटी है। स्पेस से बमबारी करना बेहद अप्रभावी साबित होगा। उसी समय ब्लू स्टार की कोरियन लाइव स्ट्रीम हंसी से भर गई। दर्शक मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे थे, कॉर्वेट की बमबारी रॉकमैन की रीजनरेशन एबिलिटी के सामने बेकार है। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि मेरी सेना ऊर्जा खत्म होने के बाद भाग भी नहीं पाएगी। उनके अनुसार रॉकमैन की जमीनी सेना अजेय थी। स्टेलारिस वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने ग्रैंड मार्शल की बात बीच में ही काट दी। हमें सभी 5 अरब रॉकमैन को मारने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि वे प्रतिरोध करने लायक न बचें। इसके बाद मैंने माइनिंग प्लैनेट 1 का होलोग्राफिक नक्शा खोला। मैंने आदेश दिया, रॉकमैन की सैन्य शक्ति, रिसर्च सेंटर और फायरिंग पोजीशंस पर केंद्रित बमबारी शुरू करो। जरूरत पड़ने पर ऑर्बिटल फोर्ट्रेस बमबारी का इस्तेमाल करो। उनकी सभ्यता की नींव पूरी तरह नष्ट कर दो। मैंने शांत स्वर में कहा, जब रॉकमैन सब कुछ खो देंगे तो वे सिर्फ चलते फिरते पत्थर बनकर रह जाएंगे। इसके बाद मैंने सभी की ओर देखा और कहा, कार्रवाई शुरू करने से पहले हमें अपने टारगेट का असली नेचर समझनी होगी। बताइए, रॉकमैन आखिर हैं क्या? ग्रैंड मार्शल ने जवाब दिया, रॉकमैन। मैंने तुरंत उसे सुधारते हुए कहा, वे लोग कहलाने के लायक भी नहीं है। वे सिर्फ रीजेनरेशन क्षमता वाले रेयर मिनरल्स हैं, चलती फिरती मिनरल रिफाइनिंग मशीन। 51 रॉकमैन बराबर 51 यूनिट दुर्लभ खनिज, यही उनका असली मूल्य है। मेरी ये बात सुनकर पूरे कैबिनेट को जैसे अचानक सब समझ आ गया। ग्रैंड मार्शल की आंखों में भी मानो ज्ञान की चमक दौड़ गई। लाइव स्ट्रीम में चीनी दर्शक पूरी तरह उफान पर थे। वे मेरी रणनीति को डायमेंशनल स्ट्राइक कहकर तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ कोरियन दर्शक स्तब्ध रह गए। फिर वे मुझे युद्ध अपराधी और अमानवीय कहकर घूरने लगे, लेकिन चीनी दर्शकों ने तुरंत जवाब दिया, खनन में मानवता नहीं देखी जाती। कोरिया की धमकियों का मजाक उड़ाया जाने लगा। जल्द ही माइनिंग स्टार 1 पर ऑपरेशन शुरू हो गया। पायनियर जहाज के नेतृत्व में 3 इंटरसेप्टर क्लास फ्रिगेट्स और एक इंजीनियरिंग शिप रवाना हुई। 3 महीने बाद इंजीनियरिंग शिप रेयर मिनरल्स की पहली खेप लेकर वापस लौटी। इन मिनरल्स का उपयोग जहाजों के नए आर्मर मटेरियल के रूप में किया जा सकता था। मैं पहले से ही काफी संतुष्ट था। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डूम्सडे अचीवमेंट पूरा हुआ, प्रेस्टीज में भारी वृद्धि। मैंने तुरंत टियर 3 स्टोर खोला। मेरी नजर तुरंत 5000 प्रेस्टीज वाले स्टार बेस ब्लूप्रिंट पर जाकर टिक गई। यह सुविधा केवल एस टियर सभ्यताओं को उपलब्ध होती है। यह सप्लाई डिपो, शिपयार्ड और रिसर्च सेंटर तीनों का काम कर सकती थी। यही मानव महासंघ को अंतरिक्ष युग में आगे ले जाने वाली नींव बनने वाली थी। मैंने बिना झिझक उसे खरीद लिया। मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अब समय आ गया है कि मानव महासंघ का झंडा पूरी आकाश गंगा में गाड़ दिया जाए। स्टार बेस ब्लूप्रिंट खरीदने के बाद मैंने टियर 3 डूम्सडे स्टोर को ध्यान से देखा। उसमें डिसरप्टर कैनन टेक्नोलॉजी, आयन कैनन टर्रेट, क्रूजर ब्लूप्रिंट और कई उन्नत तकनीकें मौजूद थीं।
हर मुख्य तकनीक की कीमत 1000 प्रेस्टीज थी, जबकि स्टार डिस्ट्रॉयर ब्लूप्रिंट की कीमत 5000 प्रेस्टीज पॉइंट्स थी। लेकिन मेरी नजर सीधे डिसरप्टर कैनन टेक्नोलॉजी पर जाकर टिक गई। स्टेलारिस गेम में यह लेट गेम की सबसे खतरनाक हथियार तकनीकों में से एक थी। यह उच्च ऊर्जा किरणें दाग सकती थीं, जो दुश्मन के शील्ड और आर्मर को नजरअंदाज करके सीधे उसके जहाज को चीर डालती थी एक ही बार, और दुश्मन का जहाज विनाश के कगार पर पहुंच जाता। असल में यह शुरुआती दौर का लगभग अजेय हथियार था। इसीलिए मैंने बिना एक पल गंवाए डिसरप्टर कैनन टेक्नोलॉजी, आयन कैनन टर्रेट का ब्लूप्रिंट और रिसर्च स्पीड में 30% बढ़ोतरी खरीद ली। 3000 प्रेस्टिज पॉइंट खर्च करने के बाद भी मेरे पास 3200 पॉइंट बचे हुए थे। इसके बाद मैंने टीयर 1 स्टोर खोला और 250 पॉइंट देकर एक रेसियल जीन टेम्पलेट खरीदा, जिससे ह्यूमन फेडरेशन के लिए जेनेटिक असेंशन का रास्ता खुल गया। फिलहाल मैंने बाकी आर्मर और शील्ड टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरा मानना था कि शुरुआती गेम में सबसे अच्छा बचाव हमला होता है। साथ ही सेना को रिजर्व में रखना भी जरूरी था, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। एक्सचेंज पूरा होते ही पूरा ह्यूमन फेडरेशन निर्माण के कार्य में डूब गया। पहले होमिंग बीकन बेस का निर्माण शुरू हुआ और नई सीमाओं को मजबूत करने के लिए आयन कैनन की तैनाती को प्राथमिकता दी गई। रिसर्च टीम रिसर्च स्पीड बोनस का उपयोग करके जटिल डिसइंटीग्रेशन रे टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझने में जुट गई। नई कॉर्वेट डिजाइन में भी एक साथ बदलाव किए जा रहे थे, ताकि उन्हें पूरी तरह डिसइंटीग्रेशन रे से लैस किया जा सके। माइनेक से लगातार मिलने वाले दुर्लभ खनिजों और सिस्टम सपोर्ट की वजह से सभी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद मुख्य वैज्ञानिक लियोंग बिंग ने मुझे रिपोर्ट दी कि रिसर्च टीम ने माइन शिंग वान के पुनर्जीवित करने वाले दुर्लभ खनिजों को युद्धपोतों में इस्तेमाल करके सेल्फ रिपेयरिंग रीजनरेटिव आर्मर विकसित कर लिया है। इससे फ्लीट की लंबे समय तक लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसी समय वह चिंतित भी था। माइन घटना के बाद बहुत से लोग इंसानों की शारीरिक क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। उनका मानना था कि एलियन जातियों के खिलाफ नजदीकी लड़ाई में इंसान टिक नहीं पाएंगे। मैंने तुरंत जेनेटिक असेंशन प्लान की घोषणा कर दी। मेरा प्रस्ताव था कि शुद्ध मानव जीन के आधार पर जेनेटिक लॉ को तोड़ा जाए और मानव विकास हासिल किया जाए। एलियन जीन के साथ हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह अस्वीकार्य था। यह हमारी अंतिम सीमा थी। मैंने लियोंग बिंग की जेनेटिक म्यूटेशन को लेकर सारी चिंताएं भी दूर कर दी। यह सुनते ही लियोंग बिंग ने खुद रिसर्च और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की। यह पूरी बातचीत लाइव प्रसारित की गई, जिससे दुनिया भर में जबरदस्त बहस छिड़ गई। सकुरा और लाइट हाउस देशों सहित कई राष्ट्र हमारा मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि शुद्ध मानव जीन बेकार हैं, एलियन जीन के बिना विकास असंभव है और मैं निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा। ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी में लियोंग बिंग घबराहट के साथ मेरे ऑफिस के दरवाजे पर आया। उसने सीधे कहा कि वह मेरे जीन निकालना चाहता है, ताकि मानव जेनेटिक लॉक तोड़ने पर रिसर्च की जा सके। उसने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि 1 साल पहले युद्ध में मैंने जो शक्ति दिखाई थी, वह सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया, जब मैंने साफ साफ स्वीकार किया कि मैं पहले ही अपनी प्रवृत्ति के बल पर जेनेटिक लॉक तोड़ चुका हूं। हालांकि वह अनुभव दोहराया नहीं जा सकता। फिर भी मैंने उसे रिसर्च के लिए अपने जीन निकालने की अनुमति दे दी, क्योंकि मैं खुद भी अपनी सीमाओं को पार करना चाहता था। इसके बाद लियोंग बिंग ने रिसर्च टीम के साथ मिलकर मेरे जीन सैंपल का गहराई से विश्लेषण शुरू किया। उन्हें उसमें एक खास मार्कर मिला, मानो किसी बंद दरवाजे की चाबी। उसी आधार पर उन्होंने पहली पीढ़ी का जीन एनहांसमेंट पोषण विकसित कर लिया। अब एलियन जीन मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल इंसानों की छिपी हुई क्षमता को जागृत करना ही काफी था। दसियों हजार छोटे परीक्षणों के बाद नतीजे सामने आए। पोषण लेने वाले स्वयंसेवकों की शारीरिक क्षमता सामान्यतः 5 से 8 गुना तक बढ़ गई, जबकि कुछ बेहद शक्तिशाली लोग 10 गुना तक मजबूत हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। मैंने तुरंत फैसला किया कि इसे पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित किया जाएगा। लियोंग बिंग और मैं खुद सबसे पहले यह पोषण लेकर उदाहरण पेश करेंगे। आखिरकार जीन क्लिनिक पूरी दुनिया में शुरू कर दिए गए। लाइव प्रसारण वाले दिन ह्यूमन फेडरेशन के केंद्रीय चौक में लाखों लोग जमा थे। सभी नेशनल फॉर्च्यून गेम खिलाड़ी और दुनिया भर के दर्शक एक साथ ये दृश्य देख रहे थे। मैं मंच पर खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में घोषणा की, मानवता अपने विकास को स्वयं नियंत्रित करेगी। हमें अपने शरीर में जरा भी जीन प्रदूषण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने सबसे पहले पोषण की विशेष डोज खुद को इंजेक्ट की। कुछ ही सेकंड बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे पूरे शरीर में विस्फोटक शक्ति उमड़ रही थी। मेरी ताकत 20 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। तुरंत बाद लियोंग बिंग ने भी पोषण इंजेक्ट किया। उसकी प्रतिक्रिया मेरी तरह उग्र नहीं थी, लेकिन उसकी क्षमता भी तेजी से बढ़ रही थी। लाइव चैट में सकुरा जैसे देशों के दर्शक अब भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि वर्षों तक एलियन जीन पर निर्भर रहने का उनका फैसला मजाक बन जाएगा। उनके संदेहों का सामना करते हुए मैंने मुस्कुराकर घोषणा की, सच्चाई साबित करने का समय आ गया है। रिसर्च टीम में अलग अलग विकास मार्ग मौजूद थे। कुछ लोग
मेक डेवलपमेंट रूट का समर्थन करते थे। अगले मुकाबले में लियोंग बिंग नंगे हाथों से लड़ाई करेगा, जबकि रिसर्च विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नॉर्मा नवीनतम मेक को नियंत्रित करेंगे। एरिना स्टेज पर यह मुकाबला साबित करेगा कि असली शक्ति इंसानी जीन के भीतर छिपी है। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, पूरा एरिना तालियों और नारों से गूंज उठा। यह लड़ाई मानवता की असली ताकत दुनिया के सामने रखने वाली थी। लेकिन ब्लू स्टार के कई देशों में फिर से सवाल उठने लगे। एक सुपर सोल्जर को नंगे हाथों मेक से लड़वाना, क्या यह मजाक है? यह सब सिर्फ दिखावा है। अगर इंसान जीत भी गया तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि मेक कमजोर था। वे लोग किसी भी तरह अपनी पुरानी सोच को सही साबित करना चाहते थे, क्योंकि वरना उन्हें मानना पड़ता कि उनके वर्षों पुराने फैसले पूरी तरह गलत थे। न्यू वर्ल्ड के केंद्रीय चौक में एरिना का एक हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वहां 5 मीटर ऊंचा एक विशाल मेक दिखाई दिया। सिल्वर ग्रे रीजनरेटिव अलॉय से बना उसका शरीर चमक रहा था, और उस मेक का डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि रिसर्च विभाग का डिप्टी डायरेक्टर नॉर्मा था। हालांकि वह मानव क्षमता को स्वीकार करता था, नॉर्मा मेका डेवलपमेंट को लेकर पूरी तरह जुनूनी था। वह हमेशा साफ शब्दों में कहता था, मेका सबसे कूल होते हैं। उस मेका के दोनों कंधों पर शक्तिशाली काइनेटिक एनर्जी कैनन लगे हुए थे। एक हाथ में विशेष मिश्र धातु से बनी कटाना तलवार थी, जबकि दूसरे हाथ में काला विशाल मजल लगा हुआ था। उसकी कॉम्बैट पावर पूरी तरह मैक्स की जा चुकी थी। मेक की असली ताकत साबित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई। तभी एक ट्रांसपोर्ट शिप नीचे उतरी। उसके अंदर मिनरल स्टार एक से पकड़ा गया एक जीवित रॉक प्राणी था। जैसे ही वह आजाद हुआ, वह मेरी तरफ झपटा, लेकिन अगले ही पल नॉर्मा के मेक ने सिर्फ एक वार में उसे अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। उसका शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गया, यहाँ तक कि उसकी तेज रिजनरेशन एबिलिटी भी उसे दोबारा जोड़ नहीं सकी। यह दृश्य देखते ही ह्यूमन फेडरेशन के दर्शक खुशी से चीख उठे। ब्लू स्टार के ड्रैगन कंट्री के दर्शक लगातार स्क्रीन पर संदेशों की बौछार करने लगे, जबकि पहले संदेह करने वाले कोरियाई दर्शक पूरी तरह चुप हो चुके थे। सत्यापन पूरा होते ही असली मुकाबला शुरू हुआ। नॉर्मा ने मेक के स्पीकर से आवाज प्रसारित की, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। यह सुनकर लियोंग बिंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। अचानक 5 मीटर ऊंचा मेक विस्फोटक गति से उसकी ओर झपटा। उसकी तलवार का स्वीपिंग अटैक एरिना पर गिरा और जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। लियोंग बिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह लगातार हमलों से बचता रहा। उसके शरीर में मौजूद एलीट सीरम लगातार असर दिखा रहा था। उसकी सुप्त क्षमता हर सेकंड जागृत हो रही थी। काफी देर तक हमला करने के बाद भी जब नॉर्मा उसे गिरा नहीं पाया, तो उसने हथियार बदल दिए और काइनेटिक गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन लियोंग बिंग ने हर हमले का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वह एक एक वार से बचता गया। अचानक उसने विस्फोटक गति से आगे बढ़कर मेक की टांग पर मुक्का मारा। धड़ाम! विशाल मेक कई मीटर पीछे खिसक गया। उसकी धातु की सतह पर साफ गहरा गड्ढा बन चुका था। यह देखकर नॉर्मा ने दोनों कंधों के काइनेटिक कैनन एक साथ सक्रिय कर दिए। लियोंग बिंग बिजली जैसी गति से किनारे हट गया और मौका मिलते ही 10 गुना बढ़ी हुई ताकत के साथ लगातार घूंसे बरसाने लगा। धड़ 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 लगातार प्रहारों के बाद रीजनरेटिव अलॉय आर्मर आखिरकार टूट गया। मेक की दाहिनी टांग चटक गई और पूरा विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लियोंग बिंग पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सफलतापूर्वक जेनेटिक लॉक तोड़ दिया था। कुछ पल के लिए पूरा चौक शांत हो गया। फिर अगले ही क्षण सुनामी जैसी गर्जना गूंज उठी। 2 अरब नागरिकों ने अपनी आंखों से देखा था कि एक शुद्ध मानव ने नंगे हाथों से मेक को ध्वस्त कर दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्लू स्टार का लाइव स्ट्रीम पूरी तरह उबल पड़ा। चीनी दर्शक खुशी से पागल हो रहे थे, जबकि कोरिया और जापान जैसे देशों के दर्शक अब भी जिद में अपने तर्क देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें अब बेहद कमजोर लग रही थीं। उसी समय नॉर्मा मेक से बाहर निकला और निराश चेहरे के साथ मुझसे बोला, मुझे लगता है मेरे मेक डिजाइन में कुछ गड़बड़ है। मैं हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, मेक और जेनेटिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे एक दूसरे को और मजबूत बनाते हैं। अगर जेनेटिकली एनहांस्ड योद्धा कस्टम मेक चलाएंगे तो उनकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनते ही नॉर्मा की आंखें चमक उठी। उसे जैसे नई दिशा मिल गई हो। उसने तुरंत जेनेटिक योद्धाओं के लिए नई पीढ़ी के मेका विकसित करने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैंने फिर से पूरे ह्यूमन फेडरेशन को संबोधित किया। आज से पुरानी सीमाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। अब हर इंसान परफेक्ट इवोल्यूशन हासिल कर सकता है। मानवता की किस्मत अब पूरी तरह हमारे अपने हाथों में होगी। यह तो सिर्फ पहली पीढ़ी का जेनेटिक सीरम है। एक दिन इंसान अपनी सीमाएं तोड़कर अमृता तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद ह्यूमन फेडरेशन का लाइव स्ट्रीम धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। अब वहां कोई बड़े युद्ध या रोमांचक दृश्य नहीं थे, केवल लगातार वैज्ञानिक रिसर्च, इंजीनियरिंग और निर्माण के दृश्य दिखाई देते थे। संघर्ष और युद्ध के बिना दर्शकों की रुचि तेजी से घट गई। अरबों ऑनलाइन दर्शकों की संख्या घटकर कुछ मिलियन तक रह गई। ज्यादातर लोग दूसरे खिलाड़ियों के लाइव स्ट्रीम देखने लगे, जहां ज्यादा रोमांचक घटनाएं हो रही थीं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों के दर्शकों ने मौका पाकर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मेरा विकास रुक चुका है और मैं खुद अपनी मौत बुला रहा हूं। वे दावा कर रहे थे
कि मैं दूसरी पीढ़ी के जेनेटिक सीरम की सीमा पर हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। चीनी दर्शकों ने मेरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते से कोई बड़ा दृश्य सामने न आने के कारण उनके तर्कों में भी दम नहीं बचा था। धीरे धीरे उन्होंने भी रुचि खोनी शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ स्यूइंग स्टेलर बेस, स्टेलारिस गेम का 10वां दिन और स्टेलारिस दुनिया का 10वां वर्ष। जब लगभग पूरी दुनिया मुझे भूलने लगी थी, तभी अचानक गूगल ए और इंग्लैंड की बदले वाली लाइव स्ट्रीम वायरल हो गई। समुद्री डाकू लीडर इंग्लैंड के पास 100 कॉर्वेट जहाजों का विशाल बेड़ा था। 10 वर्षों तक उसने सिर्फ जहाजों के निर्माण और लूटपाट पर ध्यान दिया था। उसका फ्लीट असली युद्धों में तप कर बेहद खतरनाक बन चुका था। उसने तुरंत आदेश दिया, फुल पावर से अटैक करो, उनकी पिकेट शिप्स को डिस्ट्रॉय करो और सारे रिसोर्सेज और कंस्ट्रक्शन शिप्स को कैप्चर कर लो। शिप स्टार्स लाइव स्ट्रीम में चीनी दर्शक उत्साह से चिल्ला रहे थे, वहीं कोरियाई दर्शक फिर से मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी सबकी उम्मीदों के विपरीत कुछ हुआ। मानव फ्लीट सीधी लड़ाई नहीं कर रहा था, वे इंजीनियरिंग जहाजों को सुरक्षित पीछे हटने के लिए कवर दे रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि सभी दंग रह गए। इंग्लैंड गुस्से से चीख उठा, उनका पीछा करो। 100 समुद्री डाकू जहाज पूरी ताकत से पीछा करने लगे, लेकिन वे कभी भी दूरी कम नहीं कर पाए। मानव बेड़ा सीधे एक स्टार सिस्टम के अंदर घुस गया। ब्रिट को लगा कि उसके दुश्मन मदद बुलाने अपने बेस की ओर भाग रहे हैं, इसीलिए उसने बिना रुके अपनी पूरी फ्लीट के साथ उनका पीछा किया। लेकिन जैसे ही वे उस स्टार सिस्टम के अंदर पहुंचे, उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। पूरा स्टार सिस्टम के केंद्र में एक विशाल स्टील जैसा स्टार बेस तैर रहा था और उसके चारों तरफ अनगिनत फ्रिगेट्स की इतनी बड़ी फ्लीट मौजूद थी कि आसमान तक ढका हुआ लग रहा था। घने फॉर्मेशन में खड़े हुए युद्धपोत ब्रिट की कल्पना से भी कहीं ज्यादा थे। ब्रिट के चेहरे का रंग उड़ गया, वह डर के मारे चीख पड़ा। 10,000 शिप्स, उसके सहायक की आवाज लगभग कांपती हुई चीख बन चुकी थी। 10,000 वॉरशिप्स, यह संख्या बिजली की तरह ब्रिट के दिमाग पर गिरी। पूरा का पूरा स्टील का जंगल जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा था। हर वॉरशिप के मजल से हल्की नीली चमक निकल रही थी। ब्रिट वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वह रिट्रीट का आदेश देना तक भूल गया। उसकी कांपती आवाज निकली, सिर्फ 10 साल में 10,000 वॉरशिप्स बनाना कैसे संभव है? उसकी पीठ पर मौजूद काले पंख अनजाने में सिकुड़ गए। ये बर्डमैन जाति की एक्सट्रीम फियर रिएक्शन थी। उधर ब्लू स्टार की सारी लाइव स्ट्रीम्स फट चुकी थी। ब्रिटिश लाइव स्ट्रीम सबसे पहले पागलों की तरह उछल पड़ी। होली शिट, 10,000 शिप्स। लिन महंग एक फ्रीकिंग लेजेंड है। ह्यूमन फेडरेशन कमाल है, लेकिन कोरिया जैसी जगहों की स्ट्रीम्स पर सिर्फ सन्नाटा था। दर्शकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कुछ लोग कांपते हुए खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इम्पॉसिबल, 10 साल में एस क्लास सिविलाइजेशन की सु वैनकिंग के पास भी सिर्फ 1,000 शिप्स हैं। ये जरूर फेक होगा, लेकिन स्क्रीन पर मौजूद वह विशाल फ्लीट खुद सबसे बड़ा सबूत थी। उसी पल लाखों व्यूअर्स मेरी लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़े। हर कोई सच जानना चाहता था। तभी कमांड चैनल में ग्रैंड मार्शल की भारी आवाज गूंजी, लीडर्स ऑर्डर, ऑल शिप्स ओपन फायर। अगले ही सेकंड 10,000 फ्रिगेट्स ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं दिखी, बस एक पल में 100 पायरेट शिप्स और सारे बर्डमैन पायरेट्स अंतरिक्ष की धूल बन गए। वे सीधे स्पेस डस्ट में बदलकर तारों भरे आसमान में गायब हो गए। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा, डिंग, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द नेचुरल डिजास्टर अचीवमेंट। ए लेवल इंटरस्टेलर पायरेट सिविलाइजेशन को अपमानजनक तरीके से नष्ट किया गया। डिटरेंस प्लस 10,000, करंट डिटरेंस 10,000 पॉइंट्स। स्टेलरिस वर्ल्ड ह्यूमन फेडरेशन स्टारबेस कमांड सेंटर। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और आदेश दिया, पूरी ह्यूमन फेडरेशन को सूचित करो, एक्सपीडिशन फेज 1 अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। अगले ही पल 10,000 फ्रिगेट्स ने अपनी फॉर्मेशन बदल ली। पूरा फ्लीट एक एरो फॉर्मेशन के आकार में व्यवस्थित हो गया। सभी वॉरशिप्स के आगे के हिस्से गहरे स्पेस की तरफ इशारा कर रहे थे। स्टार लाइट उनके मेटेलिक बॉडी पर पड़कर चमक रही थी। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे स्टील का तूफान स्पेस को चीरने निकल पड़ा हो। मेरी आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए ब्लू स्टार और पूरी ह्यूमन फेडरेशन में गूंज उठी। साथियों, आज ह्यूमन फेडरेशन की स्थापना की 10वीं एनिवर्सरी है। 10 साल पहले मैंने वादा किया था कि हमारा लक्ष्य सी ऑफ स्टार्स होगा, और आज हमने वह कर दिखाया। ये 10,000 वॉरशिप्स मानव बुद्धि, साहस और 3 अरब नागरिकों की मेहनत का परिणाम है। ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन हमारी फ्लीट गैलेक्सी के हर कोने तक पहुंचेगी। हर एलियन सिविलाइजेशन के गले पर ह्यूमन फेडरेशन की तलवार लटकेगी। ह्यूमन फेडरेशन सर्वोच्च है। मेरे शब्द खत्म होते ही 3 अरब इंसानों की गर्जना पूरे गैलेक्सी में गूंज उठी। अर्थ के दर्शक पूरी तरह पागल हो चुके थे। 10,000 शिप्स बनाम 100 शिप्स, ये तो सीधा ह्यूमिलिएशन है। बहुत ज्यादा ओवरकिल नहीं हो गया, लेकिन ये फ्रीकिंग ऑसम है। वो कौन सा वेपन था? अर्थ के लेजर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। हर कोई हैरान था कि मेरी जैसी सी क्लास सिविलाइजेशन सिर्फ 10 साल में सुवानकिंग से 10 गुना बड़ी फ्लीट कैसे बना पाई। लेकिन असलियत सिर्फ मुझे पता थी। पहला ट्रांसप्लैनेटरी बेस बनाते ही मैंने तुरंत 3 बड़े शिपयार्ड्स बना दिए थे। माइनिंग प्लैनेट्स दिन रात लगातार रिसोर्सेज दे रहे थे। दूसरी पीढ़ी की जेनेटिक मेडिसिन सफल हो चुकी थी, जिससे काउंटलेस जीनियस साइंटिस्ट पैदा हुए। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की रफ्तार आसमान छूने लगी। इसके अलावा मैंने सिस्टम स्टोर से शिप कंस्ट्रक्शन स्पीड
प्लस 30%, रिसर्च स्पीड प्लस 30% जैसी टेक्नोलॉजीज भी खरीद ली थी। इसी वजह से वॉरशिप प्रोडक्शन में गुणात्मक छलांग आई थी। यह 10,000 शिप्स वाली शुरुआती वॉर फ्लीट सिर्फ फायर पावर सुपीरियोरिटी तेजी से हासिल करने के लिए बनाई गई थी। उधर ड्रैगन कंट्री की लाइव स्ट्रीम खुशी से फट चुकी थी। दूसरे देशों के सारे ताने अचानक गायब हो गए, लेकिन तभी मेरी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स अचानक तेजी से भरने लगे। जल्दी सू विंग की लाइव स्ट्रीम देखो, उसका साइंस शिप तुम्हारी सिविलाइजेशन तक पहुंच चुका है। उन्होंने अभी अभी 10,000 वॉरशिप्स की फायरिंग देखी है। अब डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। गैलेक्सी के गहरे हिस्से में एक अकेला साइंस शिप शांत अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। जियाओ अपनी सीट पर पीछे झुककर अनंत तारों को देख रहा था। 10 साल उसने अकेले इस रिसर्च वेसल को चलाते हुए काउंटलेस कोड सिस्टम्स पार किए थे। 23 साल की उम्र से लेकर 33 साल तक उसने अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत समय इसी गैलेक्सी को समर्पित कर दिया। और 10 साल पहले लीडर सु वानकिंग ने उसे एक खास मिशन सौंपा था, एक आदमी को ढूंढने का मिशन। उस आदमी का नाम था लिन माहिंग। सु वानकिंग ने उसे एक जनरल डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स दिए थे और आदेश दिया था कि पूरे ह्यूमन फेडरेशन की हर रिसर्च शिप पर लिन माहिंग नाम एंग्रेव्ड होना चाहिए। करीब दर्जन भर महिला वैज्ञानिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। जाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये मिशन स्वीकार कर लिया, लेकिन 10 साल बीत गए, उसे लक्ष्य की परछाई तक नहीं मिली। अब तो उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला था। कई बार वह दुश्मनों के जाल में फंसा, लेकिन उसकी खतरे को भांपने की क्षमता और AI द्वारा पहले से रास्तों का जोखिम पता लगाने की वजह से वह हर बार बाल बाल बच निकला। हर बार मौत से बचने के बाद वह खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या इस सब का सच में कोई मतलब है? यह गैलेक्सी इतनी विशाल है, किसी एक इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। और यह लिन माहिंग, क्या वह सच में अस्तित्व में भी है? तभी AI की आवाज गूंजी, आगे एक नया मार्ग मिला है। जाओ हमेशा की तरह पहले स्टार सिस्टम के किनारे से स्कैन करता था और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही अंदर जाता था। उसने यह प्रक्रिया अनगिनत बार दोहराई थी, हर बार उम्मीद के साथ और हर बार निराशा के साथ। लेकिन इस बार उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। स्टार सिस्टम के बीचों बीच एक विशाल तारकीय किला तैर रहा था। उसके चारों ओर आसमान को ढक देने वाला युद्धपोतों का समुद्र फैला था। घनी कतारों में अनगिनत फ्रिगेट्स खड़े थे। 100, 500, 1000 गिनना असंभव था। अचानक एक फ्रिगेट से चमकदार नीली किरण निकली और स्टार सिस्टम के दूसरे छोर पर मौजूद 100 से अधिक दुश्मन जहाज पल भर में धूल बन गए। न कोई विस्फोट, न कोई मलबा, मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जियाओ डर से कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या भाग जाए। तभी कम्युनिकेशन चैनल सक्रिय हुआ। सामने मौजूद रिसर्च शिप ध्यान दें, मैं ह्यूमन फेडरेशन के एस्कॉर्ट जहाज का कप्तान बोल रहा है। तुम्हारे जहाज पर लिखे लिन माहिंग नाम का क्या मतलब है? अपनी पहचान और उद्देश्य बताओ। ह्यूमन फेडरेशन, लिन माहिंग। जियाओ कांपते हाथों से संपर्क जोड़ता है और अपने मिशन के बारे में बताता है। कुछ पल की खामोशी के बाद एक गहरी आवाज सुनाई दी, स्वागत है कैप्टन जिया, अब आप सुरक्षित हैं। अपनी रिसर्च शिप को स्टार बेस पर डॉक करें, मैं स्वयं आपसे मिलूंगा। रिसर्च शिप धीरे धीरे स्टार बेस के भीतर प्रवेश करती है। जियाओ को कमांड सेंटर ले जाया गया। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम लिन माहिंग है, मैं ह्यूमन फेडरेशन का लीडर हूँ। ये सुनते ही जियाओ की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसे वह इंसान मिल गया था जिसे वह 10 सालों से खोज रहा था। उसी पल उसे सु वानकिंग के मिशन का असली अर्थ समझ आया। क्यों हर जहाज पर लिन माहिंग नाम खुदवाया गया था, क्यों सुंदर महिला वैज्ञानिकों को चुना गया था, और क्यों करोड़ों में एक संभावना होने के बावजूद खोज जारी रखी गई थी। उसके सामने खड़े उस आदमी और 10,000 स्पेसशिप के झुंड को देखकर जियाओ समझ गया, यह सब वाकई इसके लायक था। मैंने कहा, आपने बहुत मेहनत की है मिस जियाओ, आपकी दृढ़ता प्रशंसनीय है। जियाओ ने बताया कि उसके साथ भेजे गए बाकी वैज्ञानिक शायद आसपास के स्टार सिस्टम्स में अब भी खोज कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। हम उन्हें खोजने के लिए स्पेसशिप भेजेंगे और अब से आप हमारे साथ रहेंगी और सीखेंगी। जियाओ बोली, हमारे लीडर ने सिर्फ पहला ग्रुप भेजा था, ऐसे और भी वैज्ञानिक आपको खोजने निकले हैं। फिर वह थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन अब हमारा फेडरेशन से संपर्क टूट चुका है। रास्ते में बनाए गए स्पेस स्टेशन में से एक नष्ट हो गया। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं इन सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। इसके बाद मेरे लगभग 10,000 फ्रिगेट्स ने पूरे ह्यूमन फेडरेशन को संबोधित किया। मैंने घोषणा की, एलियंस ने हमारे अनगिनत मानव साथियों को कुचल डाला। मिस जियाओ को हमारा संदेश पहुंचाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, अब हम अगले 1 साल में इन 10 सालों से भी आगे निकलेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हजारों तारों पर ह्यूमन फेडरेशन का झंडा नहीं लहराता। इसके साथ ही 10,000 जहाजों का ग्रुप 10 भागों में बंट गया। हर स्क्वाड में 1,000 युद्धपोत थे जो अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े।